वेलकम बैक सहारन गुरु डिजिटल क्लास में। मैं ओम प्रकाश गिरी आपके साथ क्लास 12th बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ। थर्ड चैप्टर की बात हम लोग कर रहे हैं। जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात हो रही है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रेफरेंस में जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो होता है कि स्वस्थ व्यक्ति और विशेष तौर पर जनन स्वास्थ्य कब बेहतर है। तो जब उसके सारे प्रजनन अंग सामान्य रूप से कार्य करते हैं और इनमें किसी भी तरह की समस्या नहीं है तो उसे जनन स्वास्थ्य की बात कहते हैं कि उस व्यक्ति का जनन स्वास्थ्य ठीक है। अब यहाँ हम लोग बात करने आए हैं यौन संचारित रोगों की। तो यौन संचारित रोग क्या है और ये कैसे हमको प्रभावित करते हैं, ये उसकी बात हम करेंगे। यौन संचारित संक्रमण, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इस संक्रमण की जगह यौन संचारित रोग एक और शब्द प्रयोग हम करते हैं, वो हो जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये टर्म होगा एसटीडी, इसको बोलते हैं एसटीआई। एक तीसरा नाम होता है इसका वीडी, वेनरल डिजीजेज। तो ये अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से है क्या, सीधी सी बात है, वे सारी इन्फेक्शंस, वे सारे संक्रमण, वे सारी बीमारियां जो कि यौन संपर्क में आने के कारण होती हैं, उनको हम यौन संक्रमण बोलते हैं। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, वे सारे रोग जो कि यौन संपर्क में आने के कारण होते हैं। अब यहाँ यौन संपर्क में एक शब्द हम और जोड़ लेते हैं, असुरक्षित यौन संपर्क। अब सुरक्षित और असुरक्षित क्या है? हम असुरक्षित यौन संबंध उस स्थिति में बोलते हैं जबकि किसी भी प्रकार की बैरियर मेथड का हमने प्रयोग नहीं किया। यौन संबंध स्थापित करते समय किसी भी तरह के रोध का प्रयोग नहीं किया। और विधियों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, विशेष तौर पर किस विधि की बात कर रहा हूं, रोध की बात, बैरियर मेथड की बात कर रहा हूं। और उस बैरियर मेथड में भी सबसे महत्वपूर्ण जो यंत्र है, जो साधन है, वो हमारे लिए सर्वसुलभ और सबसे आसान उपाय क्या है, तो वो निरोध है, जो कि पुरुष और मादा दोनों के लिए उपलब्ध है, कंडोम। तो इसके माध्यम से, इसके प्रयोग से बहुत सारे यौन संक्रमणों से बचा जा सकता है। इसी से मैं पिछले वीडियोज में भी बात किया था कि बहुत सारे गर्भ निरोध के उपाय हैं, लेकिन उन सब उपायों में जो रोध या बैरियर मेथड है, रोध या बैरियर मेथड, और उस बैरियर मेथड में भी निरोध का प्रयोग बहुत सारे यौन संक्रमणों से बचाव का साधन है। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हमारा बुक बता रही है। कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण, एसटीआई या रतिज रोग, बीडी, वेनरल डिजीजेज जो हमने बताया, रतिज रोग, अथवा जनन मार्ग आरटीआई संक्रमण कहा जाता है। सुजाक, अब इसमें नाम देखिए, सुजाक,
जिसे गोनोरिया भी बोलते हैं, सिफिलिस, हर्पिस, जनन परिसृप जेनाइटल हर्पिस, क्लैमिडिया, ट्राइकोमोनास्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एक घातक HIV, एड्स आदि सामान्य यौन संचरित रोग हैं। ये तमाम तरह के रोग हैं जिसमें कि कुछ वायरल है, कुछ बैक्टीरियल है। अब इनकी बात हम आगे चल के करते हैं। इन सब के साथ HIV संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक है। एड्स, इसके बारे में पुस्तक के 8वें अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है। चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में जहां डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारी बीमारियां सब जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड हैं। इसमें मैं क्लियर करना चाहूँ तुम लोगों को कि इसमें जो यकृत शोथ, जिसे हेपेटाइटिस बी के नाम से जाना जाता है, इसके साथ ही साथ ये दूसरा नाम जो है HIV एड्स, ये दोनों उस अंग विशेष से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ यौन अंगों से संबंधित नहीं है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं। वैसे तो कोई भी बीमारी पूरे शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन बाकी सारे जो लोकलाइज्ड हैं उस अंग विशेष तक सीमित हैं। अच्छे, एक दूसरी बात क्लियर कर लो, इसमें HIV एड्स, हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ और ये जनन परिसृप, जिसको जेनाइटल हर्पिस बोलते हैं, ये तीनों के तीनों वायरल डिजीज हैं जो वायरस के द्वारा होते हैं। और इनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है कि ये नॉन क्यूरेबल हैं, ऑलमोस्ट ये क्योर नहीं हो पाते। अभी डिटेल में आगे हमारी बुक में भी इसके बारे में बात होगी। तो कैसे ये संक्रमण है? कुछ संक्रमण जैसे कि यकृत शोथ बी तथा HIV के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझे प्रयोग वाली सुइयों, ये लगभग आज के समय में न के बराबर होता जा रहा है। हमारे देश में तो डिस्पोजेबल सिरिंज का यूज हो रहा है। पहले डॉक्टर्स या जो भी हेल्थ वर्कर्स हुआ करते थे, एक ही सिरिंज से कई लोगों को इंजेक्शन देते थे, जिसकी वजह से ये संभावना बहुत होती थी। शल्य क्रिया के औजारों, जो सर्जरी हो रही है किसी भी कोई भी ऑपरेशन हो रहा है कहीं किसी पेशेंट का, फिर उसी इंस्ट्रूमेंट से किसी दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन होता है, घाव, फोड़ा, फुंसी, तमाम तरह के केसेज में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। और वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी वजह से अगर इन्फेक्टेड रह गए तो दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। संदूषित रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी भी स्थिति में अगर किसी को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए डोनर की खोजते हैं। अगर कोई डोनर नहीं मिलता है, कोई दाता नहीं मिलता है अपने घर का, परिवार का, नज़दीकी संबंध में, तो बाहर से डोनर लिए जाते हैं जिनका ब्लड उसको दिया जाता है, या तो मार्केट से ब्लड परचेज किया जाता है। उन परिस्थितियों में एक संभावना बन जाती है कि वो जो डोनर है, जो दाता है, उसका रक्त क्या सही है या किसी भी तरह से वो संदूषित है, इन्फेक्टेड है। तो उस कंडीशन में जो रिसिपिएंट होगा, जो ब्लड ग्राही होगा, उसको ये हो सकता है। या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकता है। अब ये स्पेशली इन दोनों की बात कर रहा है, हेपेटाइटिस बी, यकृत शोथ बी तथा HIV के केस में मां से बच्चे को भी होगा, संक्रमित मां है तो। और फिर वही बात जो हमने बताया था, यकृत शोथ बी, जननी परिसृप तथा HIV संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। ये तीन HIV, यकृत शोथ और जननी परिसृप आप याद कर लेंगे, इनसे से छांट के आप रख लेंगे। ये तीनों ऑलमोस्ट नॉन क्यूरेबल है। तो
इस कंडीशन में क्या है, फिर वही बात है जो हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि जानकारी ही बचाव है, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इसका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जा सके। अब सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब टाइकोमोनास्ता है, वो सब के इलाज तो हो सकते हैं, लेकिन परेशानी तो होगी ही, उसमें उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, समझ लेना है कैसे। बहुत हल्के फुल्के होते हैं, शुरुआत जब होगा इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो शुरुआती लक्षण बहुत हल्के फुल्के हैं, जो कि जननिक क्षेत्र गुप्तांग में खुजली, इचिंग, तरल स्राव आना, हल्का दर्द तथा सूजन। तो ये 4 पॉइंट्स आपको दिया जा रहा है, आपकी बुक बता रही है। पहला है खुजली, दूसरा तरल स्राव आना, ये दोनों में होता है, तीसरा हल्का दर्द मतलब कहाँ, जेनाइटल आर्गन में, और चौथा लक्षण सूजन। अब ये चारों लक्षण में से कोई भी लक्षण अगर दिख रहा है तो उस स्थिति में तुरंत किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की एडवाइस लेनी बहुत आवश्यक है। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणी हो सकती हैं। अरे वाह, देखिए एक सब बड़ी विचित्र बात बता रहा है कि बहुत स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारी स्त्रियों में कोई सिम्टम्स नहीं दिखते, कोई लक्षण नहीं दिखता। उस स्थिति में यह और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कैसे? उस औरत के संपर्क में, उस स्त्री के संपर्क में अगर कोई पुरुष आता है तो उसको वो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफर हो जाएंगे, वो बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, पता भी नहीं है, और उसके में सिम्टम निकल आएंगे। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता। भाई ये खतरनाक स्थिति है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट न होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना यौन संचारित संक्रमणों से जुड़े सामाजिक कलंकों का डर संक्रमित व्यक्ति को समय पर जांच तथा उचित उपचार से रोकता है। अब ये बहुत बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने दूसरे बॉडी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी से खुलकर बात कर लेते हैं, लेकिन अगर सेक्स प्रॉब्लम्स हैं, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, तो उसके रेफरेंस में हम बात करने से कतराते हैं, और ये स्थिति सबसे खराब स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्टूडेंट्स हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स, आपके सिम्टम आपको किसी वजह से कभी भी दिखाई पड़ते हैं, तो आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने गार्जियन से बात करिए, अपने घर वालों से बात करिए, और रजिस्टर्ड डॉक्टर, स्पेशली मैं एडवाइस करूंगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उनसे मिलिए। ओके? हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यौन रोगों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, एड्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, जहां पर सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाती हैं और सही सलाह दिया जाता है। ठीक है? तो उचित उपचार से रोकता है। क्या है? जो सामाजिक कलंक वाली बात है, अरे ये इनको ये प्रॉब्लम हो गई। स्टूडेंट्स में भी बात होती है, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, तो उन भ्रांतियों में आपको नहीं पड़ना है, अपने पेरेंट्स से बात करना है और डॉक्टर से एडवाइस लेना है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। भाई बात ही नहीं करोगे, कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा बीमारी, जो कि श्रोणि सोथज रोग PID, पेल्विक रीजन में इंफेक्शन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। गर्भपात महिलाओं के लिए, मृत्यु शिशुजन्म, बच्चा जो उसके गर्भ में पल रहा है वो मर जाएगा, अस्थानिक सगर्भता, डिस्प्लेस्ड हो जाता है उटेरस से,
बंधता स्टेरिलिटी हो जाती है, संतान पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है, अथवा जनन मार्ग का कैंसर हो सकता है। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो इन सब के रेफरेंस में एक टर्म मैं दूं। अभी चूंकि हमारे बिहार सरकार ने इस पर बहुत फोकस किया है, हमारे स्कूलों में ये डेटा इकट्ठा किया जा रहा है HPV के लिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के टीके लगाए जा रहे हैं, जो कि 9 से 16 साल की लड़कियों के लिए खास तौर पे बहुत सुटेबल है। और अगर वो टीका लगता है तो इन तरह की बीमारियों से, खास तौर पे ये जनन मार्ग का सर्वाइकल कैंसर जो हो जाता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं, जनन मार्ग का कैंसर, ये नहीं हो सकता। इसके लिए ये HPV का टीका लगवा रही है गवर्नमेंट। अगर आपको ये वीडियो मिलता है, आप ये इस बात को समझ पाते हो, तो इस बात को अपने क्लासमेट से और दूसरों से ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो टीका लगवाया जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है। यौन संचालित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, जाहिर सी बात है, ये फैलता जाएगा। इसलिए इसकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान तथा रोगों के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। अब गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट होकर, बहुत एक्टिव होकर इन सब प्रॉब्लम्स के लिए टीकाकरण या दूसरे भी जो अन्य उपाय हैं उसकी व्यवस्था कर रही है, प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील हैं, लेकिन समस्या देखिए क्या है, 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई है। ये जो यंगस्टर की एज है 15 से 24 वर्ष, ऑलमोस्ट इसी के एंड होते होते वो दंपति या संतान उत्पत्ति करने में सक्षम हो जाते हैं और उनकी शादियां हो जाती हैं, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो। और जानकारी का अभाव होता है, जिस कारण, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर कोई समस्या है तो वो उसको छिपाने का प्रयास करते हैं, किसी से बता देंगे नहीं, जिसकी वजह से ज्यादा घातक है। वह आयु वर्ग जिसमें आप भी आते हैं, आपके लिए लिखा गया है, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय है और हम बच सकते हैं। कैसे? तो हमारे पास कंप्लीट जानकारी हो, इंफॉर्मेशन हो। हमारे पास अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी, सही जानकारी होगी, तो हम इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। आप इन संक्रमणों से पूरी तरह मुक्त रह सकते हैं। भाई मैं बार बार यही स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, क्या? जानकारी ही बचाव है। किसी भी तरह के यौन संक्रमण के केस में ये निश्चित है कि जो भी यौन संक्रमित रोग हैं वो किसी न किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से, वो चाहे मेल हो या फीमेल है, उसके पार्टनर को जाते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके अलावा भी एक प्रवृत्ति दुनिया में फैलती जा रही है जिसको कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी या अननेचुरल सेक्सुअलिटी। सेम सेक्स ग्रुप का आपस में एक दूसरे के साथ सेक्स रिलेशन स्थापित करना, और जो एक वैधानिक प्राकृतिक यौन संपर्क का माध्यम है, उसके अलावा अलग अलग तरीकों से यौन संपर्क स्थापित करना। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी दुष्प्रवृत्ति पूरी दुनिया में फैलती जा रही है, पशु यौन संपर्क।
ये सारे जो गलत तरीके हैं, ये सब इस तरह के यौन संक्रमणों के लिए जिम्मेदार हैं। अब एड्स की हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे ये साउथ अफ्रीका के जंगलों से आया, किस तरह के कुछ जंगली जानवरों में ये पाया जाता था, उससे मनुष्यों में कैसे आया, इसकी पूरी कहानी देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा और डिटेल। तत्काल एक बात हम फिर समझते हैं कि कैसे इनसे बचाव कर सकते हैं। साधारण नियमों का पालन करते हैं। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। जो एक प्रवृत्ति हो गई है पॉलीगैमी की, आपको शायद मालूम हो, हम बात करते हैं मोनोगैमी और पॉलीगैमी। मोनोगैमी और पॉलीगैमी तो दुनिया के पश्चिमी देशों में पॉलीगैमी एक परंपरा जैसी हो गई है। इसको कह सकते हैं हिंदी में एक पत्नी एक पतिवाद। एक पत्नी पतिवाद, मोनोगैमी। और पॉलीगैमी बहुपत्नी बहुपतिवाद। जिस कंडीशन में एक व्यक्ति किसी एक पत्नी या एक पति के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करता है वो मोनोगैमी है। पॉलीगैमी में बहुत सारे पति पत्नी होते हैं। एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, एक औरत के बहुत सारे पति हो जाते हैं उसके जीवन काल में। जीवन काल में नहीं, एक बहुत संक्षिप्त अवधि में भी। तो ये स्थिति खतरनाक है। किसी अनजान व्यक्ति या बहुत व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। दूसरा क्या कर रहा है, मैथुन के समय सदा कंडोम का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यदि आप दंपत्ति हैं और आप संतान पैदा करने के इच्छुक हैं, अगर आप दंपत्ति हैं और संतान पैदा करने के प्रबल इच्छुक हैं, उस स्थिति को छोड़ के सामान्य परिस्थितियों में बेहतर हो कि आप कंडोम का प्रयोग करें। ये सुरक्षित यौन संपर्क होगा। तीसरा, यदि कोई आशंका है, किसी भी तरह की आपको डाउट हो रही है, तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें और रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो बात बिगड़ने के समय की है, लेकिन फिर भी अगर कुछ पता चल रहा है, कहीं कोई समस्या जटिल हो रही है, तो उस स्थिति में आप निश्चित तौर पे किसी योग्य डॉक्टर से मिले, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिले और समुचित इलाज कराएं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। न कि किसी नीम हकीम झोला छाप डॉक्टर से मिले और उससे सलाह लें, कभी नहीं। मैं फिर से ये बात याद दिला देता हूँ कि बहुत सारे अच्छे CRC जो ब्लॉक स्तर पर हॉस्पिटल्स हैं, ब्लॉक हेल्थ सेंटर, इसके अलावा जिला अस्पताल में तो बिल्कुल तय रूप में हर तरह के यौन संक्रमण रोगों के लिए एक अलग से विभाग है। एड्स के लिए एक अलग से विभाग है, जहां पर इस तरह के किसी भी पेशेंट की सारी जानकारी को गुप्त रखा जाता है और उसका समुचित परीक्षण किया जाता है। तमाम टेस्ट जो आवश्यक है वो किए कराए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं ताकि वो स्वस्थ होकर एक सामान्य जीवन जी सके। तो ये आखिरी ये 3 सलाह अगर आप मानते हैं या कोई व्यक्ति इसको मानता है तो उसका जीवन स्वस्थ होगा, उसका जन्म स्वास्थ्य बेहतर होगा। ठीक है। अब इसी में जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा बंध्यता, बंध्यता की बात करेंगे। बंध्यता भी की अगर बात न करें तो सारा जन्म स्वास्थ्य हमारा धरा का धरा रह जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लास्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बंध्यता या स्टेरिलिटी की। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।